नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका एक और शांत, सुकून भरी और दिल को छू लेने वाली रात की कहानी में। आज की इस धीमी और ठहरी हुई रात में हम जिस कहानी की ओर चल रहे हैं उसका नाम है गांव का बूढ़ा बढ़ई और उसके 4 बेटे। यह कोई शोर शराबे या डर की कहानी नहीं है, बल्कि लकड़ी की खुशबू, हथौड़ी की ठक-ठक, चूल्हे की धीमी आंच और एक पिता के थके मगर प्यार से भरे हाथों की कहानी है। गांव के आखिरी छोर पर कच्ची पगडंडी के पास एक छोटा सा घर था, जहां एक बूढ़ा बढ़ई रहता था। वह सिर्फ लकड़ी नहीं तराशता था, बल्कि अपने सपनों को आकार देता था। उसकी बनाई चौखटों से लोग अपने नए जीवन की शुरुआत करते, उसके बनाए पालनों में बच्चे बड़े होते और उसकी बनाई चारपाइयों पर पूरा गांव चैन की नींद सोता था। लेकिन समय की तरह इंसान भी धीरे धीरे घिसता जाता है और उम्र उसके हाथों की ताकत कम करने लगती है। उसके 4 बेटे थे, 4 अलग अलग स्वभाव, 4 अलग अलग सोच और 4 अलग अलग सपने। किसी को शहर की चमक बुला रही थी, किसी को पैसे की चिंता सता रही थी, किसी को आज़ादी चाहिए थी और एक बेटा ऐसा भी था जो अब भी पिता के पास बैठकर लकड़ी के बुरादे में अपना बचपन ढूंढता था। कहते हैं कुछ घरों में दीवारें कम और यादें ज्यादा होती हैं, और जब वक्त बदलता है तो सबसे पहले रिश्तों की आवाज बदलती है। यही कहानी है उस बदलाव की, एक पिता के टूटते भरोसे की, बेटों के अलग अलग रास्तों की और उस प्रेम की जो बिना कहे भी दिल में हमेशा जिंदा रहता है। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरेंगे, आपको हथौड़ी की धीमी ठक ठक सुनाई देगी, नीम के पत्तों की सरसराहट महसूस होगी और शायद अपने ही घर, अपने पिता या अपने बचपन की कोई मीठी याद आपको छू जाएगी। अगर ऐसी दिल को सुकून देने वाली, मीठी नींद लाने वाली कहानियां आपको पसंद हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई कहानी आपकी थकान दूर करने और मन को आराम देने चली आती है। और हाँ, जरा बताइए आप किस शहर या गांव से सुन रहे हैं और अभी आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है। अब रोशनी धीमी कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए, पंखे की हल्की सरसराहट को महसूस कीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस छोटे से गांव की ओर, जहां एक बूढ़ा बढ़ई अपने 4 बेटों और ढेर सारी यादों के साथ आपका इंतजार कर रहा है। गांव की सुबहें हमेशा धीरे धीरे खुलती थीं, जैसे कोई बूढ़ी आंख उनींदी पलकों से दुनिया को देख रही हो। पूरब की तरफ जब हल्की लालिमा फैलती तो खेतों पर जमी ओस मोतियों की तरह चमकने लगती और नीम के पेड़ से टपकती ठंडी हवा पूरे माहौल में मिट्टी और लकड़ी की मिलीजुली खुशबू भर देती। उसी गांव के आखिरी छोर पर कच्ची पगडंडी के पास एक पुराना सा घर था, जिसकी दीवारों पर समय की परतें जमी थीं और आंगन में बिखरा बुरादा उसके मालिक के हुनर की गवाही देता था। यही घर था बूढ़े बढ़ई रामस्वरूप का। लोग उसे नाम से कम और बाबा बढ़ई कहकर ज्यादा बुलाते थे। उसकी सफेद दाढ़ी, झुकी कमर और हथेलियों की सख्ती बताती थी कि उसने पूरी उम्र लकड़ी से बातें करते हुए गुजारी है। सुबह होते ही वह अपने पुराने औजारों की गठरी खोलता, हथौड़ी को कपड़े से साफ करता, आरी की धार पर उंगली फेरकर उसकी तीक्ष्णता परखता और फिर चौकी पर बैठ जाता। उसके लिए काम रोजी रोटी से बढ़कर पूजा था। जब वह लकड़ी पर पहली चोट करता तो लगता जैसे मंदिर में घंटी बज उठी हो। गांव के बच्चे स्कूल जाते वक्त उसके पास रुककर देखते, औरतें पानी भरते हुए नमस्ते करती और वह मुस्कुराकर सबको आशीर्वाद देता रहता। उसकी मौजूदगी से ही उस कोने में एक अपनापन बसता था, जैसे वह घर नहीं, पूरे गांव का सहारा हो। रामस्वरूप ने यही काम अपने पिता से सीखा था। बचपन में वह उनके साथ जंगल जाता, सूखी लकड़ियां चुनता और रात में चूल्हे की रोशनी में औजार घिसना सीखता। उसके पिता कहते थे कि लकड़ी भी जीवित होती है, उसे समझना पड़ता है, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। यही सीख उसने जीवन भर निभाई। उसने कितने ही घरों के दरवाजे बनाए, कितनी ही बेटियों के दहेज में पेटियां बनाई, कितने ही नवजात बच्चों के लिए पालने गढ़े। हर चीज में उसका स्नेह घुला होता। लोग जब उसकी बनाई चारपाई पर बैठते तो कहते कि इसमें अलग ही आराम है। उसे यह सुनकर गर्व नहीं, संतोष मिलता था। पर अब समय बदल रहा था। बाजार से लोहे और प्लास्टिक का सामान आने लगा था, जो सस्ता भी था और जल्दी तैयार भी। लोग मेहनत से बनी चीजों की जगह चमक दमक को चुनने लगे थे। उसके काम की पुकार कम होती जा रही थी, मगर उसने शिकायत नहीं की। वह मानता था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस रास्ते बदल जाते हैं।
फिर भी शाम को जब औजार समेटते समय उसकी टोकरी आधी भरी रह जाती तो मन के भीतर कहीं हल्की सी कसक जरूर उठती। उसके 4 बेटे थे, मोहन, सोहन, गोकुल और राजू, और चारों उसके जीवन के अलग अलग रंग जैसे थे। मोहन सबसे बड़ा था, चौड़े कंधे, तेज आंखें और भीतर कहीं बेचैनी भरा सपना। वह अक्सर कहता कि गांव में कुछ नहीं रखा, शहर में जाकर ही असली कमाई है। सोहन का स्वभाव नरम था, वह पिता की इज्जत करता मगर अपनी राय रखने से डरता। गोकुल हंसी मजाक में डूबा रहने वाला लड़का था, जिसे काम से ज्यादा मेलों और दोस्तों में मजा आता। और सबसे छोटा राजू, जिसे देखकर लगता था जैसे राम स्वरूप का बचपन फिर से जन्म ले आया हो। वह चुपचाप बाबा के पास बैठता, लकड़ी के टुकड़ों से छोटी नावें, खिलौने और बांसुरी बनाता। जब बाबा आरी चलाते तो वह बुरादा इकट्ठा करके ढेर बनाता और उसमें उंगलियां फिराकर आकृतियां बनाता रहता। राम स्वरूप की आंखों में राजू के लिए अलग ही चमक थी। उसे लगता था कि यही लड़का उसके हुनर की विरासत संभालेगा। बाकी बेटे उसे प्यार तो करते थे मगर उनके मन में भविष्य की चिंता ज्यादा थी। घर में अक्सर पैसे को लेकर फुसफुसाहटें होने लगी थीं और इन्हीं फुसफुसाहटों में धीरे धीरे दूरी पनप रही थी। एक दिन दोपहर को जब चूल्हे पर दाल चढ़ी थी और बाहर धूप तीखी थी, मोहन ने साफ शब्दों में कह दिया कि वह अगले महीने शहर चला जाएगा। उसने कहा कि वह फैक्ट्री में काम ढूंढेगा, पैसे कमाएगा और पक्का घर बनाएगा। राम स्वरूप ने उसे रोका नहीं, पर उसकी आंखें बुझ सी गईं। वह जानता था कि बेटों को बांध कर नहीं रखा जा सकता, पर यह भी सच था कि उनके जाने से घर की दीवारें खाली हो जाएंगी। उस रात वह देर तक नीम के नीचे बैठा रहा। आकाश में टिमटिमाते तारों को देखते हुए उसे अपना बचपन याद आया, जब पूरा परिवार एक साथ खाना खाता था और हंसी की आवाजें दूर तक जाती थीं। अब हर कोई अपने अपने ख्यालों में खोया रहता था। उसे लगा जैसे समय ने धीरे से उसके हाथों से कुछ छीन लिया हो। उसने मन ही मन सोचा कि शायद यही जिंदगी का नियम है, बच्चे उड़ जाते हैं और माता पिता खाली घोंसले के साथ रह जाते हैं। फिर भी वह मोहन के लिए दुआ करता रहा कि उसे जहां भी जाए सम्मान और सुख मिले। उसके दिल में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी थकान थी। दिन बीतते गए और काम और कम होता गया। कभी कभी पूरा दिन बैठने के बाद भी कोई ग्राहक नहीं आता। ऐसे समय में राजू उसके पास बैठकर कहानियां सुनता। राम स्वरूप उसे बताता कि किस तरह उसने गांव के पहले स्कूल की बेंचें बनाई थीं, कैसे एक बार बरसात में पुल टूट गया तो उसने लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया था जिससे लोग पार जा सके। राजू बड़े गौर से सुनता, जैसे ये किस्से किसी किताब के पन्ने हों। वह कहता कि बाबा, आपका काम तो हीरो जैसा है, आपने पूरे गांव की मदद की है। यह सुनकर बूढ़े के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। उसे एहसास होता कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। शाम को दोनों मिलकर औजार समेटते और घर लौटते। रास्ते में गायें लौटती, बच्चे खेलते मिलते और सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे उतर जाता। उस क्षण में उसे लगता कि जीवन अभी भी सुंदर है, बस नजर चाहिए उसे देखने की। गरीबी के बावजूद उनके बीच का स्नेह उन्हें थामे हुए था। एक रविवार को गांव के मंदिर के पुजारी ने आकर कहा कि पुराना दरवाजा सड़ गया है, नया बनवाना है। यह सुनकर राम स्वरूप के भीतर जैसे फिर से जान आ गई। उसने सबसे अच्छी लकड़ी चुनी और काम शुरू किया। कई दिनों तक वह और राजू मिलकर नक्काशी करते रहे। हर बेल बूटा, हर फूल वह इतनी बारीकी से बनाता जैसे किसी बच्चे के चेहरे को तराश रहा हो। काम करते समय वह पूरी तरह डूब जाता, जैसे संसार की बाकी बातें उसके लिए अस्तित्व ही न रखती हों। राजू हथौड़ी पकड़ाता, कीलें सीधी करता और बाबा की हर हरकत को सीखने की कोशिश करता। जब दरवाजा तैयार हुआ तो उसे देखकर लगता था मानो लकड़ी में जान आ गई हो। गांव वाले देखने आए और सबने तारीफ की। किसी ने कहा ऐसा काम अब कहीं नहीं मिलता, किसी ने कहा बाबा के हाथों में जादू है। उन शब्दों ने राम स्वरूप के दिल को भर दिया। उसे लगा कि उसकी कला अभी भी जिंदा है, बस पहचानने वाले कम हो गए हैं। उस शाम वह लंबे समय बाद संतोष से मुस्कुराया, लेकिन खुशी के साथ थकान भी बढ़ने लगी थी। लगातार काम करने से उसके हाथ कांपते, कमर में दर्द उठता और सांस जल्दी फूलने लगती। राजू ने कई बार कहा कि थोड़ा आराम कर लीजिए, मगर वह मानता नहीं था।
उसे डर था कि अगर उसने काम छोड़ दिया तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। एक रात जब सब सो रहे थे, वह चुपचाप उठकर औजारों को सहलाने लगा। उसे हर औजार से लगाव था, जैसे वे उसके साथी हों। उसने सोचा कि जब वह नहीं रहेगा तो इनका क्या होगा? क्या कोई इन्हें संभालेगा या ये भी जंग खाकर खो जाएंगे? उसी क्षण उसकी नजर सोते हुए राजू पर पड़ी। लड़का थककर वहीं बुरादे के ढेर के पास सो गया था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। राम स्वरूप ने मन में ठान लिया कि वह राजू को सब कुछ सिखा देगा ताकि उसका हुनर जिंदा रहे। उसे लगा कि यही उसकी असली विरासत है, न जमीन न पैसा, बल्कि हाथों की कला और दिल का सच्चापन। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। खेतों में सरसों खिली, हवा में पीली खुशबू घुल गई और शामें लंबी होने लगी। मोहन शहर चला गया था। सोहन मजदूरी में व्यस्त रहने लगा। गोकुल अपनी दुनिया में खोया था और घर में बाबा और राजू की जोड़ी रह गई थी। मगर उस सन्नाटे में भी एक गहरा अपनापन था। रात को खाना खाते समय वे दिन भर की बातें करते, पुराने गीत गुनगुनाते और भविष्य के छोटे छोटे सपने बुनते। राम स्वरूप चाहता था कि एक दिन उसकी छोटी सी दुकान फिर से लोगों से भर जाए और उसके बेटे मिलकर काम करें। वह जानता था कि शायद यह सपना पूरा न हो, फिर भी उम्मीद को उसने छोड़ा नहीं। उस रात जब वह नीम के पेड़ के नीचे लेटा तो पत्तों की सरसराहट उसे लोरी जैसी लगी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान से बस इतनी प्रार्थना की कि उसके बच्चों के बीच प्यार बना रहे। उसे यह एहसास था कि असली दौलत यही है। उसी शांत रात में तारों भरे आकाश के नीचे एक बूढ़ा बढ़ई अपने अधूरे सपनों और छोटे से विश्वास के सहारे सो गया। और आने वाले दिनों की कहानी धीरे धीरे उसके जीवन के अगले अध्याय की ओर बढ़ने लगी। सर्दियों की वह लंबी रात बीतने के बाद जब अगली सुबह खुली तो आसमान धुएं सा धुंधला था और खेतों पर सफेद कुहासा चादर की तरह बिछा हुआ था। नीम के पत्तों से ओस की बूंदें टपक रही थीं और आंगन में पड़ी लकड़ी की गंध कुछ ज्यादा ही गहरी लग रही थी। रामस्वरूप हमेशा की तरह सबसे पहले उठ गया, मगर आज उसके कदमों में पहले वाली फुर्ती नहीं थी। उसने लोटे से पानी लेकर मुंह धोया, फिर धीरे धीरे चौकी तक आया और औजारों की गठरी खोली। हथौड़ी हाथ में लेते ही हथेली थोड़ी कांप गई। उसने मुस्कुराकर खुद से कहा कि उम्र का असर है, कुछ नहीं, पर दिल के भीतर कहीं एक अनकहा डर बैठ गया। इतने सालों में पहली बार उसे लगा कि शायद शरीर अब उसका साथ छोड़ने लगा है। फिर भी उसने काम शुरू किया, क्योंकि उसके लिए खाली बैठना सबसे बड़ा दुख था। राजू भी उठकर आ गया और बिना कुछ बोले उसके पास बैठ गया। दोनों के बीच शब्दों से ज्यादा समझ थी। वह समझ गया था कि बाबा आज कुछ थके हुए हैं, इसलिए उसने खुद ही आरी उठाई और लकड़ी काटने लगा। रामस्वरूप उसे काम करते देखता रहा और उसके चेहरे पर गर्व की हल्की सी रेखा उभर आई। गांव धीरे धीरे जागने लगा था। कुएं पर औरतों की हंसी गूंजने लगी, बैलों की घंटियां बजती हुई खेतों की ओर बढ़ीं और दूर मंदिर से शंख की आवाज आई। इसी हलचल के बीच डाकिया साइकिल की घंटी बजाता हुआ आया। उसने आवाज लगाई, रामस्वरूप काका, शहर से चिट्ठी आई है। बाबा का दिल धक से रह गया। उसने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। वह मोहन की चिट्ठी थी। अक्षर टेढ़े मेढ़े थे, जैसे जल्दी में लिखे गए हों। उसमें लिखा था कि फैक्ट्री का काम बहुत कठिन है, कमरे का किराया ज्यादा है और शहर उतना आसान नहीं जितना उसने सोचा था। उसने यह भी लिखा था कि बाबा की याद बहुत आती है और कभी कभी हथौड़ी की आवाज सुनने को दिल करता है। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रामस्वरूप की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे मन ही मन बेटे को आशीर्वाद दे रहा हो। उसे समझ आया कि हर चमक सोना नहीं होती। उसने चिट्ठी मोड़कर जेब में रख ली और राजू से बोला, बड़ा शहर भी आदमी को छोटा कर देता है बेटा। राजू ने कुछ नहीं कहा, बस बाबा का हाथ दबा दिया। उस स्पर्श में ही ढेर सारी सांत्वना थी। दिन ढलने तक सोहन मजदूरी से लौटा। उसके कंधे पर फावड़ा था और कपड़ों पर मिट्टी लगी थी। उसने थके स्वर में कहा कि खेत मालिक ने मजदूरी के पैसे आधे कर दिए हैं। घर में चुप्पी छा गई। चूल्हे पर बस पतली दाल चढ़ी थी और रोटियां भी गिनी चुनी थीं। गोकुल बाहर से आते ही बोला कि दोस्तों के साथ मेले में जाना है, पर जब उसने घर का माहौल देखा तो चुप हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिम्मेदारियां मजाक से बड़ी होती हैं। रामस्वरूप ने सबको साथ बैठाकर खाना खिलाया। खुद उसने आधी रोटी ही खाई
और बाकी राजू की थाली में रख दी। राजू ने देखा तो बोला, मुझे नहीं चाहिए, आप खाइए। मगर बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने बहुत खा लिया जिंदगी में, अब तुम्हारी बारी है। उस साधारण से वाक्य में जितना त्याग था उतना शायद किसी बड़ी किताब में भी न मिले। उस रात सब जल्दी सो गए, मगर किसी की नींद गहरी नहीं थी। गरीबी की चिंता धीरे धीरे घर के कोनों में फैल रही थी, जैसे सर्द हवा दरारों से अंदर घुस आती है। अगले दिन गांव में खबर फैली कि पास के कस्बे में नया फर्नीचर वाला शोरूम खुल गया है, जहां मशीनों से बने सामान सस्ते दाम पर मिलते हैं। कई लोग उत्साह से देखने चले गए। शाम को लौटकर वे बातें कर रहे थे कि वहां कितनी चमचमाती कुर्सियां हैं, कितने रंग बिरंगे पलंग हैं। ये बातें राम स्वरूप के कानों तक भी पहुंची। वह चुपचाप सुनता रहा। उसे मालूम था कि अब उसके जैसे कारीगरों के दिन गिने चुने रह गए हैं, मगर उसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं थी, बस एक उदासी थी, जैसे कोई पुराना गीत धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। उसने सोचा कि मशीनें चीजें बना सकती हैं, पर उनमें वो आत्मा कहाँ जो हाथों से निकलती है। फिर उसने खुद को समझाया कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। उसने तय किया कि जब तक सांस है काम करता रहेगा। उसी शाम उसने राजू को लकड़ी की नसें पहचानना सिखाया, कहाँ से काटना है, कहाँ से मोड़ना है, किस दिशा में कील ठोकनी है। वह चाहता था कि लड़का सिर्फ काम न सीखे बल्कि लकड़ी की भाषा भी समझे। राजू ध्यान से हर बात याद कर रहा था, जैसे कोई विद्यार्थी गुरु की अंतिम सीखें समेट रहा हो। कुछ दिनों बाद गांव में एक शादी तय हुई। दूल्हे के घर वालों ने चारपाइयां, बक्से और दहेज की पेटियां बनवाने के लिए रामस्वरूप को बुलाया। इतने बड़े काम का ऑर्डर उसे कई साल बाद मिला था। उसका चेहरा खिल उठा। उसने पूरी ताकत झोंक दी। सुबह से रात तक काम चलता रहा। राजू, सोहन और गोकुल भी मदद करने लगे। घर में फिर से हथौड़ी की आवाज गूंजने लगी। बुरादे की खुशबू हवा में भर गई और आंगन में रौनक लौट आई। काम करते करते वे हंसी मजाक भी कर लेते। कई बार बाबा पुराने किस्से सुनाता और सब ठहाके लगाते। उस समय लगता था जैसे मुश्किलें कहीं दूर चली गई हों। शादी वाले दिन जब सामान घर से निकला तो सबने तारीफ की। दूल्हे के पिता ने पैसे देते हुए कहा कि ऐसा मजबूत काम पूरे इलाके में नहीं मिलेगा। वह दिन राम स्वरूप के लिए त्योहार जैसा था। उसे लगा कि उसका हुनर अभी मरा नहीं है। रात को उसने भगवान को धन्यवाद दिया और बहुत दिनों बाद चैन की नींद सोया। लेकिन किस्मत हमेशा एक सी नहीं रहती। शादी का काम खत्म होते ही फिर सन्नाटा लौट आया। ऊपर से ठंड बढ़ गई। एक शाम जब वह लकड़ी उठाकर अंदर ला रहा था, उसका पैर फिसल गया और वह जोर से गिर पड़ा। हाथ में गहरी चोट लग गई। दर्द इतना था कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। राजू दौड़कर आया, उसे सहारा देकर चारपाई पर लिटाया। गांव के वैद्य ने पट्टी बांधी और आराम करने को कहा। कई दिनों तक वह काम नहीं कर पाया। उसके लिए यह सबसे कठिन समय था। हाथ खाली रहना उसे भीतर से तोड़ रहा था। वह चौकी की ओर देखता और आह भरता। राजू चुपचाप उसके पास बैठा रहता, कभी पैर दबाता, कभी तेल से मालिश करता। बूढ़े की आंखों में बार बार एक ही डर उभरता, अगर वह काम न कर पाया तो घर कैसे चलेगा। मगर राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने छोटे मोटे काम खुद करना शुरू किया। गांव वाले भी समझते थे, इसलिए छोटे ऑर्डर उससे देने लगे। जब पहली बार उसने अकेले एक स्टूल बनाकर लाया तो राम स्वरूप ने उसे देर तक देखा। उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। धीरे धीरे हाथ की चोट ठीक होने लगी, मगर ताकत पहले जैसी नहीं लौटी। अब राजू ज्यादा काम करता और बाबा सिर्फ दिशा देता। वह उसे देखकर सोचता कि समय ने सचमुच करवट ले ली है। जो हाथ कभी सब संभालते थे अब सहारे की जरूरत महसूस कर रहे थे। मगर इस बदलाव में भी उसे सुकून था, क्योंकि उसका बेटा उसके साथ था। एक शाम दोनों नीम के नीचे बैठे थे। आसमान गुलाबी था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। राम स्वरूप ने धीरे से कहा, बेटा, जिंदगी में पैसा जरूरी है, पर इज्जत उससे बड़ी चीज है। कभी ऐसा काम मत करना जिससे सिर झुकाना पड़े। राजू ने वादा किया। उस क्षण में जैसे गुरु ने शिष्य को अपनी पूरी विरासत सौंप दी। हवा में ठंडक थी, मगर उनके दिलों में एक अजीब सी गर्माहट भर गई। लगता था जैसे आने वाला समय चाहे जैसा हो, यह रिश्ता सब सह लेगा। रात गहराने लगी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और घर के भीतर चूल्हे की राख धीरे धीरे बुझ रही थी। सब सो गए।
मगर रामस्वरूप देर तक जागता रहा। उसने अपने जीवन के हर पड़ाव को याद किया। बचपन, शादी, बच्चों का जन्म, संघर्ष, हंसी, आंसू। उसे लगा कि जिंदगी भी लकड़ी की तरह है, जितना तराशो उतनी सुंदर बनती है, पर चोटें भी सहनी पड़ती हैं। उसने राजू की तरफ देखा, जो गहरी नींद में था, और मन ही मन सोचा कि शायद यही उसका असली सहारा है। उसने आंखें बंद की और खुद को समय के हवाले कर दिया। बाहर नीम के पत्ते फिर सरसराए, जैसे कोई पुरानी लोरी गा रहे हों। उसी शांत अंधेरे में, उस छोटे से घर के भीतर, एक बूढ़ा बढ़ई अपने बेटे के भविष्य के सपनों को सीने से लगाए सो गया, और जिंदगी की कहानी चुपचाप अगले मोड़ की ओर बढ़ती चली गई। सुबह जब नीम के पत्तों से छनकर धूप आंगन में उतरी, तो घर के भीतर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। सर्द हवा में धुएं और गीली मिट्टी की मिली जुली गंध तैर रही थी। रामस्वरूप चारपाई पर अधलेटा था और सामने रखी अपनी पुरानी चौकी को देख रहा था, जिस पर सालों से उसके औजार सजे रहते थे। अब उन पर हल्की सी धूल जम गई थी। वह उठकर बैठा, हथेली से हथौड़ी उठाई, फिर धीरे से वापस रख दी। हाथ में अब पहले जैसी पकड़ नहीं बची थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उम्र केवल चेहरे पर झुर्रियां नहीं लाती, बल्कि आदमी के आत्मविश्वास को भी थोड़ा थोड़ा काटती रहती है। तभी राजू पानी लेकर आया और बोला, बाबा, आज आप आराम करो, मैं काम देख लूंगा। उस छोटे से वाक्य में इतनी दृढ़ता थी कि रामस्वरूप के दिल में हल्की सी तसल्ली उतर गई। उसने सोचा, शायद यही वक्त है जब वह पीछे हटे और अपने बेटे को आगे बढ़ते देखे। मगर मन का एक कोना अब भी कहता था कि बिना काम के जीवन अधूरा है। वह चौकी के पास बैठ गया और राजू को औजार थमाने लगा, जैसे गुरु धीरे धीरे शिष्य को मंच सौंप रहा हो। राजू ने आज पहली बार पूरे दिन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। उसने लकड़ी नापी, आरी चलाई, कीलें ठोकी और बीच बीच में बाबा से सलाह लेता रहा। उसकी हर हरकत में सावधानी थी, जैसे वह कोई परीक्षा दे रहा हो। गांव के 2-3 लोग छोटे काम लेकर आए, किसी की टूटी चौकी, किसी का दरवाजा ढीला। पहले वे झिझकते हुए पूछते कि बाबा हैं क्या, फिर राजू को काम करते देख धीरे धीरे भरोसा करने लगे। रामस्वरूप सब देखता रहा। उसे अपने जवान दिनों की याद आने लगी, जब वह भी ऐसे ही पिता के पीछे पीछे घूमता था। समय जैसे गोल चक्कर लगाकर फिर वहीं आ खड़ा हुआ था। दोपहर को जब राजू ने पहली बार अकेले एक खिड़की का फ्रेम तैयार किया और बाबा को दिखाया, तो उसके चेहरे पर बच्चों जैसी चमक थी। रामस्वरूप ने उसे ध्यान से परखा, उंगलियों से लकड़ी की सतह पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, सीधा है, मजबूत है, अब तू सच में बढ़ई बन गया। यह सुनकर राजू की आंखें भीग गईं। उस दिन घर में रोटी भले कम बनी हो, मगर आत्मसम्मान भरपूर था। उधर सोहन की चिंता बढ़ती जा रही थी। खेतों की मजदूरी से मुश्किल से घर चलता था। शाम को वह थका हारा लौटता और चुपचाप कोने में बैठ जाता। उसे लगता था कि वह परिवार के लिए कुछ खास नहीं कर पा रहा। गोकुल भी अब पहले जैसा बेफिक्र नहीं रहा था। दोस्तों के साथ घूमने की जगह वह राजू का हाथ बटाने लगा। कभी लकड़ी उठाता, कभी सामान पहुंचा आता। जिम्मेदारियां धीरे धीरे सबको बड़ा बना रही थीं। एक शाम चारों भाई एक साथ बैठे थे। मोहन की चिट्ठी फिर आई थी, जिसमें उसने लिखा था कि वह कुछ पैसे भेजेगा, पर खुद बहुत संघर्ष में है। चिट्ठी पढ़ते समय सबकी आंखों में अलग अलग भाव थे, चिंता, अपनापन, बेबसी। रामस्वरूप ने कहा, बेटा, जहां भी रहो एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, यही घर की ताकत है। उसके शब्दों में आदेश नहीं, अनुभव की सच्चाई थी। उस रात पहली बार सबने महसूस किया कि वे सिर्फ भाई नहीं, एक दूसरे का सहारा भी हैं। गांव में धीरे धीरे बदलाव और तेज हो रहा था। कई घरों में शहर से खरीदे लोहे के दरवाजे लग गए थे। बच्चे प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठने लगे थे। पुरानी लकड़ी की चीजें कम होती जा रही थीं। लोग कहते, अब कौन इंतजार करे बढ़ई के काम का, बाजार से तुरंत मिल जाता है। ये बातें रामस्वरूप के कानों में पड़ती तो वह चुप हो जाता। उसे लगता जैसे कोई उसके हुनर को धीरे धीरे मिटा रहा हो। मगर फिर जब कोई बूढ़ी अम्मा आकर कहती कि बाबा, आपकी बनाई चौकी अभी तक टस से मस नहीं हुई, तो उसके दिल में फिर उम्मीद जाग उठती। वह समझ गया था
कि सच्चे काम की कीमत भले कम लोग समझें, पर वह कभी खत्म नहीं होती। उसने राजू से कहा कि काम में जल्दबाजी मत करना, चाहे ग्राहक कम हो, धीरे बना, पर ऐसा बना कि सालों टिके। वह समझाता। राजू हर बात गांठ बांध कर रखता। उनके बीच अब सिर्फ पिता पुत्र का रिश्ता नहीं, कारीगर और शागिर्द का रिश्ता भी गहरा हो चुका था। एक दिन दोपहर में अचानक मोहन घर आ गया। दुबला पतला हो गया था, चेहरा थका हुआ, आंखों में शहर की धूल और निराशा दोनों झलक रहे थे। उसे देखते ही रामस्वरूप की आंखें भर आईं। उसने बेटे को गले लगा लिया। मोहन ने कहा, बाबा, शहर में बहुत भीड़ है, पर अपना कोई नहीं। यहाँ की मिट्टी की खुशबू ही अलग है। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बताया कि फैक्ट्री में दिन रात काम करना पड़ता है, मालिक डांटता है और कमरे में घुटन रहती है। वहां पैसा तो है, पर सुकून नहीं। घर लौटते ही जैसे उसके भीतर का बोझ हल्का हो गया। भाइयों ने उसे घेर लिया। उस शाम चूल्हे पर खिचड़ी बनी और सबने मिलकर खाई। साधारण सा भोजन भी किसी दावत से कम नहीं लगा। रामस्वरूप ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसका बेटा वापस आ गया। उसे लगा जैसे बिखरता हुआ परिवार फिर से जुड़ने लगा है। मोहन ने अगले दिन ही कहा कि वह भी बढ़ईगिरी सीखेगा। पहले जिस काम को वह छोटा समझता था, अब उसी में उसे अपनापन दिखने लगा था। उसने राजू के साथ बैठकर लकड़ी घिसी। शुरू में उसके हाथ छिल गए, छाले पड़ गए, मगर उसने हार नहीं मानी। रामस्वरूप उसे देखकर सोचता रहा कि जिंदगी आदमी को कैसे सिखाती है। जो बात समझाने से न समझे, वह अनुभव खुद समझा देता है। घर में फिर से पुरानी चहल पहल लौट आई। चारों भाई मिलकर काम करते, हंसी मजाक करते। कई बार शाम को सब नीम के नीचे बैठकर चाय पीते और भविष्य की बातें करते। एक छोटी सी दुकान खोलने की, नया औजार खरीदने की और गांव में ही अच्छा काम करने की। उन सपनों में बड़ी दौलत नहीं थी, बस स्थिरता और सम्मान की इच्छा थी। रामस्वरूप उन्हें सुनता और उसकी आंखों में चमक आ जाती। उसे लगता था कि उसके जीवन की मेहनत रंग ला रही है। समय के साथ काम थोड़ा बढ़ने लगा। गांव वाले कहने लगे कि चारों भाई मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। शादी, ब्याह, त्योहार या मरम्मत, सबके लिए लोग उनके पास आने लगे। घर के आंगन में फिर से बुरादे के ढेर लगने लगे। हथौड़ी की आवाज सुबह से शाम तक गूंजती। रामस्वरूप अब ज्यादा काम नहीं करता था, मगर हर चीज पर उसकी नजर रहती। वह कभी कील सीधी करता, कभी नाप ठीक करवाता, कभी बस चुपचाप बैठकर बेटों को काम करते देखता रहता। उसे ऐसा लगता जैसे किसान अपनी फसल लहलहाते हुए देख रहा हो। उसकी सबसे बड़ी कमाई यही थी कि उसके बच्चे साथ थे। एक शाम उसने राजू से कहा, देख, घर बड़ा बनाने से पहले दिल बड़ा रखना। यह सुनकर सब हंस पड़े, मगर उसके शब्दों में जीवन का सार छिपा था। वह चाहता था कि चाहे हालात जैसे भी हों, उनके बीच प्रेम बना रहे। रात जब गहराती तो वह अक्सर आंगन में लेटकर आसमान देखता। तारों की चमक उसे पुराने दिनों की याद दिलाती। उसे लगता कि हर तारा उसकी किसी याद का टुकड़ा है। कहीं बच्चों की किलकारी, कहीं पत्नी की हंसी, कहीं काम की थकान। अब इन यादों में एक नई तस्वीर भी जुड़ गई थी। चारों बेटे साथ साथ काम करते हुए। उसने मन ही मन सोचा कि अगर आज ही जीवन की डोर टूट जाए तो भी उसे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी विरासत सौंप दी है। हवा में नीम की खुशबू थी। दूर कहीं से बांसुरी की धीमी धुन आ रही थी और उसके दिल में एक गहरा सुकून उतर रहा था। उसी शांत रात में चांदनी के नीचे बूढ़ा बढ़ई आंखें मूंदे मुस्कुरा रहा था, जैसे जिंदगी से कह रहा हो, अब जो भी देना मेरे बच्चों को देना। और इसी संतोष के साथ उसकी कहानी का अगला मोड़ धीरे धीरे आने वाली सुबह की ओर बढ़ चला। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें नीम के पत्तों से छनकर आंगन में उतरी, तो घर के बाहर फैला बुरादा सुनहरे रंग में चमक रहा था। हवा में लकड़ी की ताजा महक घुली हुई थी और ऐसा लग रहा था मानो पूरा आंगन फिर से जवान हो उठा हो। रामस्वरूप चौकी पर बैठे बैठे अपने बेटों को काम में डूबा देख रहा था। मोहन लकड़ी नाप रहा था, सोहन कीलें सीधी कर रहा था, गोकुल आरी चला रहा था और राजू सब पर नजर रखे बाबा की तरह समझा रहा था। यह दृश्य देखकर उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई।
उसे लगा जैसे समय ने उसके जीवन का सबसे सुंदर चित्र इसी पल के लिए बचा कर रखा था। कभी यही बच्चे आंगन में मिट्टी से खेलते थे और आज वही हाथ जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहे थे। वह धीरे धीरे मुस्कुराया और मन ही मन बोला कि भगवान ने उसकी झोली खाली नहीं रखी। गरीबी थी, संघर्ष था, मगर साथ था, और साथ से बड़ी दौलत कोई नहीं। दिन चढ़ते चढ़ते गांव के कुछ लोग नए काम लेकर आने लगे। किसी को बैलगाड़ी का पहिया ठीक कराना था, किसी को पुरानी संदूक की मरम्मत, तो किसी को बच्चे के लिए छोटा सा पालना बनवाना था। जब राजू ने उस पालने की बात सुनी तो उसने तुरंत लकड़ी चुन ली। रामस्वरूप उसे देखता रहा। उसने धीरे से कहा, पालना बनाते समय ध्यान रखना, उसमें बच्चा सोएगा, उसकी नींद हमारी जिम्मेदारी है। यह सुनकर राजू ने और सावधानी से काम शुरू किया। वह हर किनारा घिसता, हर कील भीतर तक दबाता, ताकि कहीं से भी खुरदरापन न रह जाए। पालना बनकर तैयार हुआ तो इतना सुंदर लगा कि उसे देखकर सबकी आंखें चमक उठीं। रामस्वरूप ने उसे हाथ से थपथपाया, जैसे किसी बच्चे के सिर पर आशीर्वाद दे रहा हो। उस पल उसे अपना पुराना समय याद आया, जब उसने अपने बेटों के लिए भी ऐसा ही पालना बनाया था। वह स्मृति उसके भीतर एक मीठी टीस बनकर उठी, मगर साथ ही गर्व भी हुआ कि वही परंपरा अब आगे बढ़ रही है। शाम को जब सब काम खत्म करके बैठे तो मोहन ने धीरे से कहा कि शहर से लौटने के बाद उसे अब गांव की छोटी छोटी चीजें कितनी कीमती लगने लगी हैं। उसने बताया कि वहां ऊंची इमारतें तो हैं, पर उनमें अपनापन नहीं, लोग पास रहते हुए भी दूर हैं। यहाँ कम से कम कोई दुख सुख में साथ तो खड़ा होता है। उसकी बात सुनकर सोहन ने हामी भरी। गोकुल भी बोला कि अब उसे समझ आ गया है कि खाली घूमने से कुछ हासिल नहीं होता। रामस्वरूप चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। उसे लगा जैसे उसके बेटे धीरे धीरे जिंदगी की असली सीख खुद ही पा रहे हैं। उसने कहा, बेटा, आदमी जहां भी रहे, अगर दिल में घर हो तो वही जगह सबसे बड़ी होती है। उस वाक्य ने सबको कुछ पल के लिए शांत कर दिया। नीम के नीचे बैठा वह छोटा सा परिवार उस शाम पहले से ज्यादा जुड़ा हुआ लग रहा था। धीरे धीरे गांव में उनकी पहचान फिर बनने लगी। लोग कहते, चारों भाइयों का काम पक्का है, बढ़ई बाबा की सीख है उनमें। यह सुनकर रामस्वरूप का सीना चौड़ा हो जाता। उसने कभी नाम या शोहरत नहीं चाही थी, बस इतना चाहता था कि लोग उसके काम पर भरोसा करें। अब वही भरोसा उसके बेटों पर उतर रहा था। एक दिन गांव के मुखिया ने बुलाकर कहा कि पंचायत भवन के लिए नई मेज कुर्सियां बनवानी हैं। इतना बड़ा काम सुनकर सबकी आंखें फैल गईं। यह उनके लिए सम्मान की बात थी। कई दिनों तक घर में लगातार काम चलता रहा। रात को भी दिया जलाकर वे लकड़ी घिसते रहते। थकान जरूर होती, मगर उत्साह उससे कहीं ज्यादा था। रामस्वरूप कभी कभी उठकर पानी पिलाता, कभी किसी की पीठ दबा देता। वह अब खुद काम कम करता था, मगर उसकी मौजूदगी ही सबके लिए ताकत बन गई थी। काम के बीच बीच में उसे अपनी बीती जिंदगी की परतें खुलती महसूस होती। उसे अपनी पत्नी की याद आती, जो सालों पहले गुजर गई थी। वह सोचता, अगर आज वह होती तो बच्चों को साथ काम करते देखकर कितनी खुश होती। उसकी हंसी, उसकी डांट, उसका चूल्हे पर झुककर रोटियां सेकना, सब कुछ जैसे हवा में घुला हुआ था। कई बार उसकी आंखें भर आती, मगर वह जल्दी से चेहरा फेर लेता ताकि बेटे देख न ले। उसने हमेशा सीखा था कि आदमी का दर्द उसके भीतर ही रहना चाहिए, ताकि घर के बाकी लोग बेफिक्र रह सकें। मगर उस रात जब सब सो गए, वह नीम के तने से टिककर बैठा रहा और तारों से बातें करता रहा। उसने मन ही मन अपनी पत्नी से कहा कि देखो, तुम्हारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं और तुम्हारा घर अभी भी सांस ले रहा है। एक दोपहर अचानक तेज बारिश आ गई। छप्पर से पानी टपकने लगा और आंगन की मिट्टी गीली होकर चिपचिपी हो गई। काम रोकना पड़ा। सब घर के भीतर बैठे रहे। बाहर बारिश की रिमझिम आवाज आ रही थी। ऐसे में रामस्वरूप ने बच्चों को अपने बचपन की बातें सुनानी शुरू की। कैसे वह नंगे पांव स्कूल जाता था, कैसे पहली बार पिता के साथ जंगल से भारी लकड़ी उठाकर लाया था,
और कैसे पहली कमाई से उसने अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदी थी। चारों बेटे चुपचाप सुनते रहे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनके पिता की जिंदगी कितने संघर्षों से गुजरी है। वे अब तक उन्हें सिर्फ बाबा समझते थे, मगर आज उनके भीतर छिपे इंसान को देख पा रहे थे। उस बारिश भरी दोपहर ने उन्हें और करीब कर दिया। बाहर बादल गरज रहे थे, मगर घर के भीतर रिश्तों की गर्माहट थी। कुछ समय बाद पंचायत भवन का काम पूरा हुआ। जब सब सामान वहां पहुंचाया गया तो पूरे गांव ने उनकी तारीफ की। मुखिया ने सबके सामने कहा कि ऐसे मेहनती लड़के गांव की शान हैं। यह सुनकर मोहन, सोहन, गोकुल और राजू के चेहरे खिल उठे। राम स्वरूप थोड़ा पीछे खड़ा था, मगर उसके दिल में खुशी का सागर उमड़ रहा था। उसे लगा कि उसके जीवन की तपस्या सफल हो गई। उसने बेटों को आगे बढ़ते देखा और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। लौटते समय उसने धीरे से कहा, आज मुझे लगा कि मैं खाली नहीं जिया। उसके शब्द सुनकर राजू ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में आभार भी था और वादा भी कि वे इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। रात को सब थक कर जल्दी सो गए। राम स्वरूप फिर नीम के नीचे चारपाई डालकर लेट गया। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे और हवा में बारिश के बाद की ताजगी थी। उसने आंखें बंद की तो हथौड़ी की पुरानी आवाज, बच्चों की हंसी और लकड़ी की खुशबू सब एक साथ उसके मन में घूमने लगे। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे जितना दिया, उससे ज्यादा की उसने उम्मीद भी नहीं की थी। अब उसे किसी चीज का डर नहीं था। उसके बेटे उसके सामने थे, उसका हुनर जिंदा था और उसका घर अब भी सांस ले रहा था। उसी सुकून भरे एहसास के साथ उसने गहरी सांस ली और नींद की सरसराहट के बीच उसकी चेतना धीरे धीरे नींद में डूबती चली गई, जैसे जिंदगी उसे अगले दिन की नई कहानी के लिए आराम दे रही हो। भोर की पहली लाली जब आकाश पर तैरती हुई फैली तो नीम के नीचे बिछी चारपाई पर लेटे राम स्वरूप की आंख खुली। रात की ठंडी हवा अब भी हल्की हल्की चल रही थी और पत्तों से गिरती ओस उसके पैरों को छूकर जैसे उसे जगाने लगी। उसने धीरे से करवट बदली, बैठा और सामने आंगन को देखने लगा। मिट्टी पर बिखरा बुरादा, कोने में रखी लकड़ियों का ढेर, दीवार से टिकी पुरानी आरी, सब कुछ उसे किसी अपने चेहरे जैसा लगा। इतने वर्षों में ये चीजें सिर्फ औजार नहीं रही थीं, उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। उसने लंबी सांस ली और महसूस किया कि उम्र सचमुच उसके कंधों पर भारी होने लगी है, मगर मन के भीतर एक अजीब सी हल्की खुशी भी थी। अब उसे अकेले लड़ना नहीं पड़ता था, उसके बेटे उसके साथ खड़े थे। उसने दूर से देखा, राजू पहले ही उठ चुका था और पानी भरकर ला रहा था। मोहन चूल्हे के लिए लकड़ियां तोड़ रहा था, सोहन आंगन बुहार रहा था और गोकुल गाय को चारा डाल रहा था। यह दृश्य देखकर राम स्वरूप की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे घर सच में घर बन गया है, दीवारों से नहीं, लोगों से। नाश्ते के बाद काम शुरू हुआ। उस दिन उन्हें गांव के स्कूल के लिए 2 लंबी बेंचें बनानी थीं। बच्चे अब जमीन पर बैठते बैठते थक जाते थे, इसलिए मास्टर जी ने उनसे मदद मांगी थी। राम स्वरूप के लिए यह काम खास था, क्योंकि बरसों पहले उसने इसी स्कूल की पहली बेंचें बनाई थीं। उसने लकड़ी के तख्तों को छू कर देखा, जैसे पुरानी यादों को टटोल रहा हो। राजू ने नाप जोक शुरू की, मोहन आरी चलाने लगा और बाकी दोनों कीलें तैयार करने लगे। हथौड़ी की आवाज पूरे आंगन में गूंजने लगी, ठक ठक ठक, जैसे समय की धड़कन। राम स्वरूप पास बैठकर उन्हें दिशा देता रहा, किनारा सीधा रखना, यहाँ जोड़ मजबूत करना, बच्चों का वजन झेलेगी ये। उसकी आवाज में अनुभव था और बेटों की हर हरकत में सम्मान। दोपहर तक बेंचों का आकार साफ दिखने लगा। लकड़ी पर धूप पड़ते ही वे चमकने लगी। उसे लगा जैसे वह फिर से जवान हो गया है, जैसे हाथों में पुरानी ताकत लौट आई हो, भले ही अब काम बेटे कर रहे थे। दोपहर की धूप तेज हुई तो सबने नीम की छांव में बैठकर रोटियां खाईं। सादी दाल, प्याज और नमक, मगर स्वाद ऐसा कि शहर की दावत भी फीकी लगे। खाते खाते मोहन बोला, बाबा, हम सोच रहे हैं कि आंगन के सामने छोटी सी दुकान बना ले, ताकि लोग सीधे यहीं काम देने आए। सोहन ने कहा, हाँ, बाहर तख्ती लगा देंगे। राम स्वरूप बढ़ई और बेटे। यह सुनते ही राम स्वरूप कुछ पल चुप रहा। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया।
उसने कभी अपने नाम के साथ और बेटे जोड़ने की कल्पना नहीं की थी। उसके लिए यह शब्द किसी सम्मान से कम नहीं था। उसने मुस्कुराकर कहा, नाम बड़ा मत करना, काम बड़ा रखना। सब हंस पड़े, मगर उनके चेहरों पर उम्मीद की चमक साफ थी। उस छोटी सी बातचीत में उनके भविष्य की नींव रखी जा चुकी थी। शाम को जब बेंचें तैयार होकर स्कूल पहुंची तो बच्चों की खुशी देखने लायक थी। वे नई बेंचों पर चढ़ उतर रहे थे, हाथ फेर फेर कर देख रहे थे, जैसे कोई नया खिलौना मिल गया हो। मास्टर जी ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। राम स्वरूप दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे अपने बचपन की याद आ गई, जब वह खुद जमीन पर बैठकर पढ़ता था। उसे लगा कि अगर उसकी बनाई बेंचों पर बैठकर कोई बच्चा पढ़ लिख जाए तो उससे बड़ी कमाई और क्या होगी। उसके भीतर एक गहरा संतोष भर गया। लौटते समय उसने बेटों से कहा, देखो, हमारा काम सिर्फ चीजें बनाना नहीं, किसी की जिंदगी आसान करना है। ये शब्द उनके दिल में उतर गए। अब उन्हें समझ आ रहा था कि बढ़ईगिरी सिर्फ पेशा नहीं, सेवा भी है। दिन बीतते गए और घर के सामने सचमुच छोटी सी दुकान बन गई। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और सामने लकड़ी की तख्ती, जिस पर कोयले से लिखा था, राम स्वरूप बढ़ई और बेटे। जब पहली बार राम स्वरूप ने यह नाम पढ़ा तो उसकी आंखें देर तक उसी पर टिकी रहीं। उसे लगा जैसे जीवन भर की मेहनत इन 4 शब्दों में सिमट आई हो। दुकान खुलते ही गांव के लोग आने लगे, कोई दरवाजा ठीक कराने, कोई अलमारी बनवाने, कोई टूटी चारपाई लेकर। दुकान में फिर से रौनक लौट आई। हथौड़ी की आवाज, लकड़ी की खुशबू और लोगों की बातचीत, सब मिलकर एक जीवंत संसार बना रहे थे। राम स्वरूप अब कुर्सी पर बैठकर ग्राहकों से बातें करता, पुराने किस्से सुनाता और बेटों को काम करते देखता। उसे यह नई भूमिका भी अच्छी लगने लगी थी। वह अब मजदूर नहीं, मार्गदर्शक बन चुका था। बना असर दिखाती ही है। एक शाम उसे तेज खांसी उठी और सीने में दर्द होने लगा। राजू घबरा गया। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने कहा कि अब उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, आराम जरूरी है। यह सुनकर राम स्वरूप चुप हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके हाथ बांध दिए हों, मगर बेटों ने उसे समझाया, अब हमारी बारी है बाबा, आप बस बैठकर हमें देखते रहो। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। उसे डर था कि कहीं वह बोझ न बन जाए। फिर उसने खुद को समझाया कि जीवन का हर पड़ाव जरूरी है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा भी। जैसे पेड़ पहले फल देता है, फिर छांव देता है, शायद अब उसे छांव बनना है। यह सोचकर उसका मन हल्का हो गया। उसने तय किया कि वह दुखी नहीं रहेगा, बल्कि बेटों की ताकत बनेगा। अगले कुछ दिनों में उसने बच्चों को सिर्फ काम ही नहीं, जीवन की बातें भी सिखाईं। ईमानदारी, धैर्य, लोगों से व्यवहार, वादे निभाना, ये सब बातें वह रोज समझाता। वह कहता, लकड़ी का जोड़ अगर टेढ़ा हो तो चीज टूट जाती है, वैसे ही रिश्ते भी। बेटों ने उसकी हर सीख दिल से स्वीकार की। शाम को सब मिलकर चाय पीते और दिन भर की बातें करते। कभी हंसी, कभी हल्की नोकझोंक, मगर अब घर में पहले जैसा तनाव नहीं था। गरीबी अब भी थी, मगर डर नहीं था, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि साथ रहकर वे हर मुश्किल पार कर लेंगे। यह भरोसा ही उनकी असली पूंजी बन गया था। उस रात जब सब सो गए, राम स्वरूप फिर नीम के नीचे आकर लेट गया। आकाश साफ था, तारे पहले से ज्यादा चमक रहे थे। हवा में लकड़ी और मिट्टी की मिली जुली खुशबू थी। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि उसे इतना सुंदर परिवार दिया। उसे लगा जैसे जीवन ने उसे हर मोड़ पर कुछ सिखाया है, संघर्ष, धैर्य, प्रेम और त्याग। अब उसे किसी चीज की जल्दी नहीं थी। वह बस अपने बेटों को आगे बढ़ते देखना चाहता था। नीम के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई लोरी गा रहे हों। उसी मधुर सरसराहट में बूढ़े बढ़ई का मन गहरे सुकून में डूबता चला गया और उसकी कहानी अगले सवेरे की नई रोशनी की ओर चुपचाप बढ़ने लगी। सवेरे की धूप उस दिन कुछ अलग ही नरमी लेकर आई थी। आकाश बिल्कुल साफ था और नीम के पत्तों से छनकर आती रोशनी आंगन में छोटे छोटे उजले टुकड़ों की तरह बिखर रही थी।
रामस्वरूप ने चारपाई पर बैठे बैठे लंबी सांस ली और महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी ताजगी है, जैसे रात भर धरती ने खुद को धो लिया हो। दुकान के बाहर नई बनी तख्ती अब धूप में साफ पड़ी जा रही थी। उस पर लिखा नाम उसे बार बार अपनी ओर खींचता। कभी वह सोचता कि क्या सच में यह वही घर है जहां कभी रोटियों की गिनती होती थी, जहां बेटों के भविष्य की चिंता उसे जगाए रखती थी। अब वही आंगन काम की आवाजों से भर गया था। मोहन सुबह सुबह लकड़ी लेने कस्बे चला गया था। सोहन ग्राहक से नाप ले रहा था। गोकुल दुकान झाड़ पोंछ कर सजा रहा था और राजू बाबा के लिए चाय बना रहा था। रामस्वरूप ने कप हाथ में लिया तो उसकी गर्माहट हथेलियों से होकर दिल तक उतर गई। उसे लगा जैसे जिंदगी ने धीरे से उसके कंधे थपथपाए हों और कहा हो, देख, तू अकेला नहीं है। दुकान खुलते ही काम की रफ्तार शुरू हो गई। गांव की औरतें टूटी मुर्हियां लेकर आईं। कोई दरवाजे की चौखट ठीक कराने आया तो कोई लकड़ी की अलमारी बनवाने का ऑर्डर दे गया। राजू अब ग्राहकों से बेझिझक बात करने लगा था। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, मगर भीतर वही विनम्रता जो उसने बाबा से सीखी थी। मोहन हिसाब किताब देखने लगा। सोहन लकड़ी चीरता और गोकुल सामान पहुंचाने जाता। चारों की तालमेल देखकर लगता था जैसे कोई पुरानी धुन फिर से बज उठी हो। रामस्वरूप कभी कभी उन्हें देखकर मुस्कुराता और याद करता कि कभी ये चारों लड़के आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अब वही लड़के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। उसे लगा कि शायद मुश्किलें ही इंसान को जोड़ती हैं। अगर सब आसान होता तो शायद वे इतने करीब न आते। उसके मन में बार बार एक ही विचार आता कि भगवान ने उसे गरीब जरूर बनाया, मगर खाली हाथ नहीं रखा। दोपहर में जब धूप तेज हुई तो सबने थोड़ी देर के लिए काम रोक दिया। नीम की छांव में चारपाइयां डाल दी गईं। राजू ने मिट्टी के घड़े से पानी निकाला। पानी इतना ठंडा था कि जैसे सीधे धरती की गोद से आया हो। सबने बारी बारी से पिया और राहत की सांस ली। उसी समय गांव के बुजुर्ग हरिदास काका आए। उन्होंने बैठते ही कहा, रामस्वरूप, तुम्हारे लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गांव में फिर से पुरानी खुशबू लौट आई है। यह सुनकर रामस्वरूप की आंखें चमक उठीं। उसने विनम्रता से कहा, सब आपकी दुआ है काका। हरिदास काका ने हंसकर कहा, नहीं, ये तेरी मेहनत का फल है। यह छोटा सा वाक्य उसके दिल में गूंजता रहा। कई बार इंसान को अपने काम की कीमत खुद नहीं पता चलती जब तक कोई और उसे बता न दे। उस दिन उसे पहली बार लगा कि उसकी उम्र भर की मेहनत सच में लोगों के काम आई है। शाम के समय गांव के कुछ बच्चे दुकान के बाहर खेलने लगे। वे बुरादे से छोटी छोटी ढेरियां बनाते, लकड़ी के टुकड़ों से घर घर खेलते। रामस्वरूप उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। अचानक एक बच्चा उसके पास आकर बोला, बाबा, मेरे लिए छोटी गाड़ी बना दोगे? उसकी आंखों में मासूम उम्मीद थी। रामस्वरूप ने तुरंत एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और चाकू से तराशने लगा। कुछ ही देर में उसने 4 पहियों वाली नन्ही गाड़ी बना दी। बच्चे ने खुशी से उछलकर उसे पकड़ लिया और दौड़ पड़ा। उस पल बूढ़े बढ़ई को ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया की सबसे कीमती चीज बना दी हो। न पैसे मिले न मुनाफा, मगर दिल इतना भर गया कि शब्द कम पड़ गए। उसने सोचा, असली खुशी शायद इसी में है, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देना। दिनों के साथ दुकान की पहचान बढ़ने लगी। पास के गांवों से भी लोग आने लगे। किसी ने कहा कि उनके यहाँ के बढ़ई तो मशीन से काम करते हैं, पर यहाँ हाथ की सफाई दिखती है। यह सुनकर राजू और मोहन और मेहनत करने लगे। वे चाहते थे कि बाबा का नाम कभी कम न हो। सोहन ने सुझाव दिया कि वे कुछ नए डिजाइन भी सीखें ताकि लोग आधुनिक चीजें भी बनवा सकें। रामस्वरूप ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, समय के साथ बदलना जरूरी है, मगर जड़ें मत भूलना। यह सीख उनके लिए दिशा बन गई। वे पुराने हुनर में नई समझ जोड़ने लगे। मजबूत पलंग, हल्की कुर्सियां, सुंदर अलमारियां। धीरे धीरे उनका काम और निखरता गया। दुकान अब सिर्फ काम की जगह नहीं, गांव का मिलन स्थल बन गई थी, जहां लोग बैठकर चाय पीते, बातें करते और अपने सुख दुख बांटते। इसी बीच एक दिन डाकिया फिर आया। इस बार चिट्ठी नहीं बल्कि मनी ऑर्डर था। मोहन के पुराने दोस्त ने, जो शहर में साथ काम करता था, कुछ पैसे भेजे थे और लिखा था कि तुम खुशकिस्मत हो जो गांव लौट आए। यहाँ हम सब मशीनों की तरह जी रहे हैं।
मोहन ने वह चिट्ठी सबको पढ़कर सुनाई। सब कुछ पल के लिए शांत हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि भले ही उनके पास कम है, मगर जो है वह असली है, अपना घर, अपने लोग, खुली हवा और सुकून। राम स्वरूप ने कहा, देखा बेटा, जिंदगी दौड़ नहीं है, सफर है। धीरे चलोगे तो रास्ता दिखेगा। उसके शब्दों में अनुभव की गहराई थी। उस दिन सबके दिल में अपने गांव के लिए और प्रेम भर गया। अब उन्हें कहीं जाने की जल्दी नहीं थी। रात को जब सब काम खत्म करके बैठे तो राजू ने बाबा के पैरों में तेल लगाया। मोहन ने कंधे दबाए। सोहन और गोकुल चूल्हे की आग सुलगा रहे थे। यह दृश्य देखकर रामस्वरूप को अपनी माँ की याद आ गई, जो कभी उसके पिता के पैर दबाया करती थी। समय सचमुच गोल घूमकर वहीं आ जाता है। उसे लगा जैसे जिंदगी का चक्र पूरा हो रहा है। उसने बेटों के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, तुम सब मेरे हाथों की ताकत हो। यह सुनकर सबकी आंखें भर आईं। शब्द कम थे, भाव ज्यादा। उस छोटी सी झोपड़ी में उस रात जितना अपनापन था, उतना शायद किसी बड़े महल में भी ना हो। नीम के नीचे लेटते समय उसने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे, जैसे अनगिनत दीपक जल रहे हों। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं से ढोलक की धीमी आवाज आ रही थी। उसने आंखें बंद की और सोचा कि अगर जिंदगी यहीं ठहर जाए तो भी उसे कोई शिकायत नहीं होगी। उसने जो पाया वह उम्मीद से कहीं ज्यादा था। बेटे साथ, काम चलता हुआ और दिल में सुकून। उसकी सांसें धीरे धीरे गहरी होती गईं। नीम के पत्तों की सरसराहट उसे फिर वही पुरानी लोरी सुनाने लगी। उसी मधुर लय में बूढ़ा बढ़ई नींद की गोद में उतर गया और अगली सुबह उसके परिवार के लिए एक नई उम्मीद लेकर आने वाली थी। जैसे हर दिन उनके जीवन में छोटा सा नया अध्याय जोड़ता जा रहा हो। अगली सुबह जब मुर्गे की पहली बांग ने सन्नाटे को चीरते हुए गांव को जगाया, तब आकाश हल्की नीली चादर ओढ़े खड़ा था और पूरब की दिशा में गुलाबी रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। रामस्वरूप की नींद वैसे ही खुल गई जैसे बरसों से खुलती आई थी, बिना किसी घड़ी या आवाज के, मानो उसके भीतर ही कोई अदृश्य समय घंटी बंधी हो। उसने करवट बदली तो नीम के पत्तों से गिरती ओस की बूंदें जमीन पर टपकती सुनाई दी। वह उठकर बैठ गया और कुछ देर यूं ही सामने फैले आंगन को देखता रहा। मिट्टी में रात की नमी अब भी थी, हवा में ठंडक थी और उस ठंडक में एक अजीब सी शांति घुली हुई थी। उसे लगा जैसे यह सुबह सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि किसी नई अनुभूति की शुरुआत है। उसने धीरे से अपनी धोती संभाली, लाठी उठाई और दुकान की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे हर पेड़, हर दीवार, हर कच्ची पगडंडी अपनी लग रही थी, जैसे यह गांव उसका नहीं बल्कि वह खुद इस गांव का हिस्सा हो। दुकान का दरवाजा खोलते ही लकड़ी की जानी पहचानी खुशबू उसके नथुनों में भर गई। बुरादे की महक, औजारों की ठंडी चमक, आधी बनी चौखटें और दीवार से टिका पुराना आरा, सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे रात भर उसकी प्रतीक्षा करते रहे हों। उसने झाड़ू उठाई और धीरे धीरे फर्श साफ करने लगा। हर बार झाड़ू चलाते हुए उसे लगता जैसे वह सिर्फ धूल नहीं बल्कि बीते दिनों की थकान भी बुहार रहा हो। कुछ ही देर में राजू भी आ गया। उसने बाबा के हाथ से झाड़ू ले ली और मुस्कुराकर बोला, अब आप बैठ जाओ, ये काम हम कर लेंगे। रामस्वरूप ने बिना कुछ कहे उसे देखा, फिर पास की चौकी पर बैठ गया। उसे अच्छा लगा कि बेटों को अब हर छोटी बात कहनी नहीं पड़ती, वे खुद समझने लगे हैं। थोड़ी देर में मोहन चाय लेकर आया। सोहन लकड़ी के गट्ठर उठाकर रखने लगा और गोकुल ने औजार सजा दिए। यह सब इतनी सहजता से हुआ जैसे कोई रियाज किया हुआ गीत हो। आज गांव में हाट लगने वाला था, इसलिए सुबह से ही लोगों की चहल पहल बढ़ गई थी। बैलगाड़ियां गुजर रही थीं, औरतें टोकरी लेकर जा रही थीं, बच्चे भागते दौड़ते हंस रहे थे। कई लोग दुकान के सामने रुककर हालचाल पूछते। कोई कहता, रामस्वरूप काका 2 स्टूल बना देना, तो कोई कहता, अगले महीने बेटी की शादी है, एक मजबूत संदूक चाहिए। रामस्वरूप हर किसी की बात ध्यान से सुनता, सिर हिलाकर जवाब देता। उसे लगता था कि लोग सिर्फ सामान बनवाने नहीं आते, वे भरोसा लेकर आते हैं। उसके हाथों में जैसे कोई ऐसी सच्चाई थी जिस पर पूरा गांव विश्वास करता था। यह विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी था। पैसे तो आते जाते रहते हैं,
मगर लोगों का भरोसा बरसों की मेहनत से बनता है। जब भी कोई कहता कि तुम्हारे बनाए सामान सालों तक चलते हैं, तो उसके सीने में गर्व की धीमी सी लहर दौड़ जाती। दोपहर होते होते सूरज सिर पर चढ़ाया, गर्मी बढ़ने लगी, मगर काम रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सोहन लकड़ी चीरते चीरते पसीने से भीग गया था, मोहन लगातार नाप ले रहा था और राजू छेनी से बारीक नक्काशी कर रहा था। रामस्वरूप ने उन्हें देखा तो मन ही मन सोचा कि यही असली दौलत है, मेहनत करने वाले हाथ। उसने घड़े से पानी निकाला और सबको पिलाया। पानी पीते समय उनके चेहरों पर जो राहत थी, वह किसी बड़े आराम से कम नहीं थी। तभी एक बूढ़ी औरत आई, जिसकी चारपाई का एक पाया टूट गया था। उसने हिचकते हुए कहा कि उसके पास पैसे कम हैं। रामस्वरूप ने बिना सोचे चारपाई ठीक कर दी और पैसे लेने से मना कर दिया। औरत की आंखें भर आईं, उसने आशीर्वाद दिया और चली गई। बेटों ने बाबा की ओर देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मगर उनकी नजरों में सम्मान और गहरा हो गया। शाम ढलते ढलते हाट से लौटते लोग दुकान पर रुकने लगे। कोई गुड़ लाया, कोई मूंगफली, कोई सब्जी दे गया। गांव में लेन देन सिर्फ पैसों से नहीं, रिश्तों से होता था। रामस्वरूप को यह बात हमेशा अच्छी लगती थी। उसने देखा कि गोकुल बच्चों के साथ हंसते हुए लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने बना रहा है। राजू एक बुजुर्ग के लिए आरामदायक कुर्सी तैयार कर रहा है। मोहन हिसाब लिखते लिखते भी सब पर नजर रखे हैं। उसे लगा जैसे चारों बेटे अब अलग अलग दिशाओं के नहीं, एक ही धुरी के चार पहिए बन गए हैं। उसके भीतर कहीं गहरी तसल्ली उतरने लगी। पहले जो चिंता उसे खाए जाती थी कि उसके बाद इनका क्या होगा, वह धीरे धीरे हल्की पड़ती जा रही थी। उसे विश्वास होने लगा था कि ये चारों मिलकर हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। सूरज जब ढलकर लाल गोले की तरह खेतों के पीछे छिप गया, तो आकाश में सुनहरा रंग फैल गया। दुकान के बाहर की हलचल कम होने लगी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। रामस्वरूप ने दिन भर का काम समेटा और दरवाजे पर बैठकर दूर तक फैले रास्ते को देखने लगा। उसे अपने युवावस्था के दिन याद आने लगे, जब वह भी इसी तरह थका हुआ मगर संतुष्ट बैठा करता था। फर्क सिर्फ इतना था कि तब उसके पिता बगल में बैठते थे और आज उसकी जगह उसके बेटे खड़े थे। समय जैसे चुपचाप हाथ पकड़कर पीढ़ियों को आगे बढ़ा देता है। उसने सोचा कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जो आज जवान है वह कल बूढ़ा होगा, और जो आज सीख रहा है वही कल सिखाएगा। रात को घर लौटकर सबने साथ बैठकर खाना खाया। दाल की खुशबू, गरम रोटियां और चूल्हे की हल्की आंच ने पूरे घर को भर दिया। खाने के दौरान हंसी मजाक चलता रहा। मोहन ने पुराने दिनों की कोई बात छेड़ी, गोकुल ने राजू की नकल उतारी और सोहन ने बाबा की किसी आदत पर चुटकी ली। रामस्वरूप बस उन्हें देखता रहा। उससे लगा जैसे यह हंसी ही असली संपत्ति है। अगर घर में हंसी है तो गरीबी भी बोझ नहीं लगती। उसने चुपचाप भगवान को धन्यवाद दिया कि उसने उसे यह पल देखने का मौका दिया। उसके दिल में एक गर्माहट थी जो शब्दों में नहीं उतर सकती थी। उस रात जब सब सो गए और चांदनी आंगन में बिछ गई, रामस्वरूप चारपाई पर लेटा आसमान देखता रहा। दूर कहीं से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। हवा नीम के पत्तों को हिला रही थी। उसने आंखें मूंद लीं और सोचा कि जीवन ने उसे जितना दिया है वह उम्मीद से कहीं ज्यादा है। अब उसे किसी बड़ी चाहत की जरूरत नहीं रही। उसके लिए बस इतना काफी था कि सुबह फिर बेटों की आवाज सुनाई दे, दुकान में औजारों की खनक गूंजे और दिन ढलते वक्त सब एक साथ बैठकर हंस सकें। इसी सुकून भरे विचार के साथ उसकी सांसें धीमी होती गईं और वह नींद में डूब गया, जैसे कोई थका हुआ यात्री लंबी यात्रा के बाद अपने घर की चौखट पर चैन से सिर रख देता है। उस रात की गहरी नींद के बाद जब सुबह की पहली किरणें खपरेल की छत पर सरकती हुई भीतर आईं, तो घर के हर कोने में एक हल्की सुनहरी चमक फैल गई। रामस्वरूप की आंखें खुलीं तो उसने कुछ क्षण यूं ही लेटे लेटे छत की कड़ियों को देखा, जिन पर सालों की धूल और समय की रेखाएं जमा थीं। उसे लगा जैसे ये कड़ियां भी उसके साथ बूढ़ी हुई हैं, हर मौसम की कहानी अपने भीतर समेटे हुए। बाहर आंगन में कोई बर्तन रख रहा था, शायद गोकुल पानी भर लाया था। रसोई से चूल्हे की लकड़ियों के जलने की महक आ रही थी। यह सब कुछ इतना परिचित था
कि उसे हर सुबह अपनेपन की एक नई परत दे जाता था। वह उठकर बाहर आया तो देखा कि मोहन पहले ही दुकान की ओर निकल चुका है। सोहन आरा कंधे पर रखे जा रहा है और राजू नीम के नीचे रखी बेंच साफ कर रहा है। इन सबको इस तरह व्यस्त देखकर उसके मन में एक गहरी तसल्ली उतर आई, जैसे उसका जीवन अब अपने आप चलने लगा हो और उसे बस दूर से देखकर मुस्कुराना हो। दुकान पर पहुंचकर आज उन्होंने पुराने अधूरे काम पूरे करने का निश्चय किया। कई दिनों से एक बड़े घर की खिड़कियां बनानी थीं, किसी के लिए पालना तो किसी के लिए अनाज रखने का संदूक। रामस्वरूप ने हर काम का बारीकी से मुआयना किया और फिर बेटों को समझाया कि लकड़ी के रेशों को देखकर काटना चाहिए ताकि जोड़ मजबूत रहें। उसके हाथ भले अब उतने तेज न रहे हों, पर उसकी नजर अब भी बाज जैसी पैनी थी। वह छोटी सी गलती भी पकड़ लेता था। राजू जब छैनी चलाता तो वह धीरे से कहता, थोड़ा दाएं से, नहीं तो किनारा टूट जाएगा। सोहन को समझाता, आरा सीधा रख, टेढ़ा चला तो पूरी तख्ती खराब। बेटों को कभी कभी लगता कि बाबा बहुत सावधान करते हैं, मगर बाद में वही सावधानी उनके काम को अलग पहचान देती। धीरे धीरे उन्होंने समझ लिया था कि हुनर सिर्फ ताकत से नहीं, धैर्य से आता है। दोपहर तक दुकान में ग्राहकों की अच्छी भीड़ हो गई। गांव की औरतें अपने बच्चों को साथ लाईं, बुजुर्ग छड़ी टेकते हुए बैठे रहे और कुछ नौजवान नई चारपाई या मेज के डिजाइन पूछते रहे। दुकान अब केवल काम की जगह नहीं, एक तरह का चौपाल बन गई थी। लोग यहां बैठकर अपनी बातें कह जाते, किसी की बेटी की सगाई, किसी की फसल की चिंता, किसी की बीमारी का हाल। रामस्वरूप सबकी बातें बड़े धैर्य से सुनता। उसे लगता था कि सुन लेना भी एक सेवा है। कई बार लोग सामान से ज्यादा उसके शब्द लेने आते थे। वह हमेशा यही कहता, धीरज रखो, सब ठीक होगा। उसके ये साधारण शब्द भी लोगों के दिल को सहारा दे जाते। उसे खुद समझ नहीं आता था कि उसमें ऐसा क्या है, पर शायद उम्र और अनुभव मिलकर इंसान को भरोसे का चेहरा बना देते हैं। आज अचानक गांव के स्कूल के मास्टर जी आए। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए कुछ छोटी बेंच और टेबल चाहिए, क्योंकि पुरानी टूट चुकी हैं। पैसे कम थे, पर जरूरत बड़ी थी। यह सुनते ही चारों बेटों ने एक दूसरे की ओर देखा। बिना ज्यादा सोच विचार के रामस्वरूप ने हामी भर दी। उसने कहा, बच्चों की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। उस दिन दुकान में एक अलग सी लगन दिखाई दी। सबने तय किया कि ये काम सबसे पहले करेंगे। जब वे छोटी छोटी बेंचें बना रहे थे तो रामस्वरूप के मन में अपने बचपन की यादें ताज़ा हो उठीं। कैसे वह मिट्टी पर बैठकर पढ़ता था, कैसे एक टूटी पटरी पर लिखता था। उसे लगा कि अगर ये बच्चे आराम से बैठकर पढ़ सकेंगे तो शायद उनका भविष्य उससे बेहतर होगा। यह सोचकर उसके हाथों में नई ऊर्जा आ गई। शाम के समय जब बेंचें तैयार हुईं और मास्टर जी उन्हें देखकर मुस्कुराए तो सबके चेहरे खिल उठे। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाईं और नई बेंचों पर बैठकर देखने लगे कि कैसी लगती हैं। वह दृश्य इतना सरल और प्यारा था कि रामस्वरूप की आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि उसे दूसरों के काम आने का मौका मिला। घर लौटते समय रास्ते में उसे कई लोगों ने रोका, हालचाल पूछा और उसकी पीठ थपथपाई। यह सम्मान उसके लिए किसी इनाम से कम नहीं था। उसे लगा जैसे उसका पूरा जीवन इसी दिन के लिए था, जब उसके हाथों का काम किसी की जरूरत बन सके। रात को खाना खाते समय बेटों में भविष्य की बातें होने लगीं। मोहन कह रहा था कि अगर थोड़ा और काम बढ़े तो वे बड़ी दुकान बना सकते हैं। सोहन चाहता था कि कुछ नए औजार खरीदे जाएं। गोकुल सोच रहा था कि गांव के बाहर से भी ऑर्डर लें। राजू चुप था, वह बस बाबा को देख रहा था। रामस्वरूप ने उनकी बातें सुनी और धीरे से कहा, सपने ने देखो, जरूर देखो, मगर साथ मत छोड़ना। उसके इस वाक्य ने सबको शांत कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि चाहे दुकान बड़ी हो या छोटी, परिवार का साथ ही असली ताकत है। बिना साथ के कोई भी सफलता अधूरी है। वे देर तक बातें करते रहे, हंसते रहे और योजनाएं बनाते रहे। रात गहराने लगी तो आकाश में बादल घिर आए। हल्की हवा चलने लगी और दूर कहीं बिजली चमकी।
बरसात की पहली बूंदें जब मिट्टी पर गिरीं तो सौंधी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। राम स्वरूप चारपाई पर बैठा बारिश देखता रहा। बूंदें खपरेल पर पड़ती तो टप टप की आवाज करती, जैसे कोई पुराना गीत गा रही हो। उसे याद आया कि इसी तरह की बरसात में उसने अपने घर की पहली चौखट बनाई थी, जब उसके बच्चे छोटे थे और वह पूरी रात भीगते हुए काम करता रहा था। आज वही बच्चे उसके साथ खड़े हैं। समय ने कितनी दूर की यात्रा कर ली, पर रिश्तों की गर्मी अब भी वैसी ही है। धीरे धीरे बारिश थम गई और हवा ठंडी हो गई। सब सो गए, मगर राम स्वरूप कुछ देर तक जागता रहा। उसने सोचा कि जिंदगी दरअसल छोटी छोटी खुशियों का नाम है। सुबह की चाय, दिन भर की मेहनत, शाम की हंसी और रात की शांति। बड़े सपने, बड़ी दौलत, बड़ा नाम, ये सब शायद उतने जरूरी नहीं जितना अपने लोगों का साथ। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने नीम के पत्तों की सरसराहट सुनी, आंखें बंद की और उसी सुकून में डूब गया, जैसे कोई थका हुआ दिल आखिरकार अपने घर की धड़कनों में आराम पा लेता है। अगले कई दिनों तक बारिश रुक रुक कर होती रही और गांव की मिट्टी में हरियाली का ऐसा रंग घुल गया था जैसे धरती ने नई साड़ी पहन ली हो। सुबह जब सूरज बादलों के बीच से झांकता तो खेतों में पानी की चमक छोटे छोटे आईनों की तरह दमकती। राम स्वरूप दुकान की देहरी पर खड़ा होकर दूर तक फैले खेतों को देखता और उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आती। उसे लगता था कि जैसे प्रकृति भी उसके जीवन की तरह थकान के बाद ताजा हो उठी है। अब दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी थी। आसपास के 2-3 गांवों से भी लोग आने लगे थे। कोई कहता कि रामस्वरूप के हाथ की बनी चीज में जान होती है, तो कोई अपने रिश्तेदारों को भी साथ लेकर आता। बेटों की भागदौड़ बढ़ गई थी, पर शिकायत किसी के चेहरे पर नहीं थी। काम की थकान अब बोझ नहीं लगती थी, क्योंकि उसमें अपनापन मिला हुआ था। एक दिन सुबह सुबह मोहन ने बाबा से कहा कि पंचायत वाले बुला रहे हैं। गांव के चौपाल में बैठक थी। रामस्वरूप धीरे धीरे लाठी टेकता हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि कई बुजुर्ग और नौजवान बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं। प्रधान ने मुस्कुराकर कहा, काका, हम सोच रहे हैं कि गांव के मंदिर और स्कूल की मरम्मत करनी है। लकड़ी का सारा काम आप ही संभालो। यह सुनकर वह कुछ पल चुप रह गया। इतने बड़े काम की जिम्मेदारी सुनकर उसके भीतर गर्व भी था और संकोच भी। उसने बेटों की ओर देखा। चारों की आंखों में भरोसा था। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। उस दिन उसे लगा कि जैसे पूरा गांव अब उसके परिवार पर विश्वास करता है। यह सिर्फ काम नहीं था, बल्कि सम्मान था, जिसे उसने बरसों की ईमानदारी से कमाया था। मंदिर के दरवाजे और खिड़कियां बनाते समय रामस्वरूप का मन बहुत भावुक हो जाता। हर तख्ती को वह ऐसे छूता जैसे कोई पूजा की चीज हो। वह बेटों से कहता कि यह भगवान का घर है, इसमें जरा भी ढिलाई मत रखना। राजू बारीक नक्काशी करता, सोहन मजबूत चौखट बनाता, मोहन नाप तौल संभालता और गोकुल सामान पहुंचाता। कई बार गांव के बच्चे आकर चुपचाप बैठ जाते और उनका काम देखते रहते। छैनी की ठक ठक, आरे की सरसराहट और लकड़ी की महक मिलकर एक अलग ही संगीत बना देती। रामस्वरूप को लगता था कि यही उसका असली भजन है, मेहनत का भजन। मंदिर का दरवाजा जब तैयार हुआ तो उस पर उकेरी गई बेलबूटियां ऐसी लग रही थीं जैसे लकड़ी में जान आ गई हो। उसे देखकर सबकी आंखें चमक उठीं। दिन बीतते गए और काम लगभग पूरा हो गया। इसी दौरान रामस्वरूप की सेहत थोड़ी ढीली पड़ने लगी। हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं रही, सांस जल्दी फूल जाती। बेटों ने कई बार कहा कि वह आराम करे, मगर वह हंसकर टाल देता। कहता, जब तक हाथ चल रहे हैं चलने दो। पर अंदर ही अंदर वह समझ रहा था कि उम्र अपना हिसाब मांग रही है। एक शाम जब वह दुकान की चौखट पर बैठा था तो उसे लगा जैसे आंखों के सामने बीते सालों की तस्वीरें घूम रही हैं। चारों बेटों का बचपन, उनकी शरारतें, भूख के दिन, मेहनत की रातें और आज का यह सुकून भरा समय। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर आंखों के कोनों में नमी भी। उसे एहसास हो रहा था कि जीवन का चक्र धीरे धीरे पूरा हो रहा है।
एक रात उसने सबको अपने पास बुलाया। नीम के नीचे चारपाइयां डाल दी गईं। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसने बेटों को अपने पास बिठाया और बहुत धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने कहा कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं, साथ है। उसने उन्हें याद दिलाया कि कैसे उन्होंने कठिन दिनों में एक दूसरे का हाथ पकड़े रखा। उसने समझाया कि दुकान कभी झगड़े की वजह न बने, बल्कि प्रेम का कारण बने। चारों बेटे चुपचाप सुनते रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई बीच में बोलने की। वह पहली बार इतना खुलकर उनसे बातें कर रहा था। उसके शब्दों में अनुभव था, स्नेह था और एक अनकही विदाई भी। अगले दिन मंदिर का उद्घाटन था। गांव के लोग इकट्ठा हुए, घंटियां बजी, आरती हुई। जब नया दरवाजा खोला गया तो सबने राम स्वरूप और उसके बेटों की खूब प्रशंसा की। प्रधान ने उसके कंधे पर शॉल रख दी। लोग ताली बजाने लगे। इतने सम्मान की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया। उस पल उसे लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। उसने जो सीखा, जो किया, वह सब इसी मिट्टी के काम आया। उसे किसी और पहचान की जरूरत नहीं थी। उस रात घर लौटकर वह बहुत थक गया था। बेटों ने उसे आराम करने को कहा। उसने चारपाई पर लेटते हुए आकाश की ओर देखा। तारे